हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 10वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 10वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 10वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 10वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सीरीज को ध्यान से देखना है और आपको ये पता लगाना है कि सीरीज के अंदर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। सबसे पहले देखिए सीरीज में हमें यहाँ पर दिया गया है 121। 121 क्या है, तो मेरे भाई यदि आपको स्क्वायर याद है तो 121 है क्या 11 का स्क्वायर। फिर देखिए 121 के बाद में क्या 144 है। 144 क्या है, तो मेरे भाई देखिए 144 क्या है 12 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 144 के बाद में है 289। 289 क्या है, तो मेरे भाई 289 है 17 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे दिया गया है क्या 324 है। 324 क्या है, तो मेरे भाई 324 है 18 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे दिया गया है 529 है। 529 क्या है, तो मेरे भाई 529 है 23 का स्क्वायर। इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे देखिए, आगे दिया गया है 576 है। 576 क्या है, तो मेरे भाई 576 है क्या 24 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक काम करेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, पहले 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 17 का स्क्वायर, फिर 18 का स्क्वायर, फिर 23 का स्क्वायर, उसके बाद में 24 का स्क्वायर। यानी कि कंटिन्यू क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो 24 के बाद में भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। लेकिन किस संख्या का स्क्वायर होगा ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 11 से बन रहा है 12, तो 11 से 12 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 11 और 1 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से बन रहा है कितना 17, तो 12 से 17 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 12 और 5 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 18, तो 17 से 18 बनेगा कैसे, यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 17 और 1 मिलकर बन जाएगा 18। फिर देखिए 18 से बन रहा है कितना 23, तो 18 से 23 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23। फिर देखिए 23 से कितना बन रहा है 24, तो 23 से 24 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 23 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 23 और 1 मिलकर बन जाएगा 24। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 24 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 24 से अगली संख्या हम ज्ञात करेंगे कैसे, तो उससे पहले मेरे भाई नीचे जो ये वाली संख्या आ रही है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है क्या +1, उसके बाद में +5, फिर +1, फिर
प्लस 5, उसके बाद में फिर प्लस 1, तो मेरे भाई कंटिन्यू चलेगा। तो देखिए प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5, तो प्लस 1 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5। यानी कि यदि हम क्या करें, इस 24 के अंदर प्लस 5 कर दें तो 24 से अगली संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 24 के अंदर प्लस 5 कर देंगे तो 24 और 5 हो जाएगा 29। अब सभी का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर हम कर देंगे 29 का स्क्वायर। अब 29 का यानी कि 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 29 का स्क्वायर होता है 841। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 841। अब हमें देखना है कि 841 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 841 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आप लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न को तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो अब यदि आपको अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद है तो सीरीज को सोल्व करेंगे कैसे। तो मेरे भाई लेटर सीरीज के अंदर आपको जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। यदि आप लेटर सीरीज के अंदर सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग कर लोगे तो समझ लेना उस सीरीज को भी आप आसानी से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए बी आता है 2 नंबर पर है, बी के बाद में है एम आता है 13 नंबर पर है, एम के बाद में है आर आता है 18 नंबर पर है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए डी आता है 4 नंबर पर है, डी के बाद में है एल आता है 12 नंबर पर है, एल के बाद में है टी आता है 20 नंबर पर है। इसी प्रकार से मेरे भाई फिर से यहां पर देखिए एफ आता है 6 नंबर पर है, एफ के बाद में है के आता है 11 नंबर पर है, एफ के बाद में है वी आता है 22 नंबर पर है। फिर मेरे भाई आगे देखिए, आगे क्या है एच आता है 8 नंबर पर है, एच के बाद में है जे आता है 10 नंबर पर है, और मेरे भाई जे के बाद में क्या है एक्स आता है 24 नंबर पर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 2 से कितना बन रहा है 4, 2 से 4 बनेगा कैसे। तो देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 2 और 2 मिलकर बन जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है 6, तो 4 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 8, तो 6 से 8 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 8 से अगला संख्या या फिर h से अगला लेटर ज्ञात करना है। तो h से अगला लेटर कैसे ज्ञात करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सभी के अंदर +2 हुआ है तो h आता है 8 नंबर पर, तो 8 के अंदर भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो 8 से यानी कि 8 में +2 करेंगे तो बन जाएगा 10 से, और 10 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है जे, तो यहाँ पर हम भर देंगे जे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से फिर से अगले लेटर को स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे भाई यहाँ पर है एम आता है 13 नंबर पर है, 13 से चलेंगे आगे, तो 13 से आगे चलेंगे तो मेरे भाई बन रहा है 12, तो 13 से 12 बनेगा कैसे। तो ध्यान से देखिए यदि हम 13 में से क्या कर दें -1 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से बन रहा है कितना 11, तो 12 से 11 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 12 में से क्या कर दें -1 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से बन रहा है 10, तो 11 से 10 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम
11 में से क्या कर दें, -1 कर दें। तो यहाँ पर देखिए 11 में से -1 करेंगे तो बन जाएगा 10। अब इसी प्रकार से कंटिन्यू में क्या करना है, 10 से अगली संख्या ज्ञात करनी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे अगला लेटर है क्या आएगा ये हमसे ज्ञात करना है। तो मेरे पास सभी के अंदर -1 हुआ है, तो यानी कि जी आता है 10 नंबर पर है, तो 10 में से भी हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो 10 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 9, और 9 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है आई, तो यहाँ पर हम भर देंगे आई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए जो बच गया उन लेटर सीरीज को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर है आर आता है 18 नंबर पर है, 18 से हो रहा है मेरे भाई कितना, 20 है, तो 18 से 20 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 18 और 2 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से बन रहा है कितना, 22 है, तो 20 से 22 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 20 और 2 मिलकर बन जाएगा 22 है। फिर देखिए 22 से कितना बन रहा है, 24 है, 22 से 24 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 22 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 22 और 2 मिलकर बन जाएगा 24 है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 24 से अगली संख्या या फिर x से अगला लेटर या अगला अल्फाबेट लेटर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सभी के अंदर +2 हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो x आता है 24 नंबर पर है, 24 के अंदर +2 कर देंगे तो 24 और 2 मिलकर बन जाएगा 26 है। अब 26 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो आप सभी को पता है कि 26 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है Z, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा JIZ। अब हमें देखना है कि JIZ ये सभी अल्फाबेट लेटर किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए JIZ ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब भी अब इस टाइप का प्रश्न आपको आगे एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस टाइप के प्रश्न में आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 123 से यहाँ पर 216 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 123 से यहाँ पर 216 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि 241 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 123 से यहाँ पर 216 बना है कैसे, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर 123 से 216 बनाने के लिए इस 123 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 123 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 6। अब 6 से 216 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई 6 से 216 बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस 6 का किया गया है क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 6 का क्यूब होता है 216। और ध्यान से देखिए 216 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, 241 के अंदर है, और 241 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 241 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 241 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7। अब 7 का भी हम क्या कर देंगे मेरे भाई, यहाँ पर कर देंगे क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 7 का क्यूब होता है 313।
343 है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 343 है। अब हमें देखना है कि संख्या 343 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 343 हमें दी गई है, ऑप्शन है सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप यह पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से PEN का संबंध है RGP के साथ में, उसी प्रकार से KOX का संबंध किन अल्फाबेट लेटर के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। यदि आप इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग कर लोगे तो इस टाइप के प्रश्न को भी आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, देखिए P आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर है। फिर देखिए P के बाद में क्या है E आता है 5 नंबर पर है। इसी प्रकार से देखिए E के बाद में क्या है N आता है 14 नंबर पर है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसके आगे जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उनका भी नंबरिंग करेंगे। तो देखिए आगे है R का नंबर होता है 18। फिर क्या है G का नंबर होता है 7। फिर G के बाद में क्या है P का नंबर होता है 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए K आता है 11 नंबर पर है। K के बाद में है O आता है 15 नंबर पर है और O के बाद में है X आता है 24 नंबर पर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर पता करेंगे कि PEN से यहाँ पर है RGP कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, बहुत ही शानदार लॉजिक के आधार पर इस प्रश्न को सोल्व किया गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 16 से यहाँ पर हो रहा है 18, तो 16 से 18 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 16 और 2 मिलकर बन जाएगा 18। फिर देखिए यहाँ पर 5 से बन रहा है 7, तो 5 से 7 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 5
5 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए यहाँ पर 14 से बन रहा है 16, तो 14 से 16 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 14 और 2 मिलकर बन जाएगा 16। यानी कि यहाँ पर PEN से यहाँ पर RGP लिखा गया है कैसे, तो मेरे भाई इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर +2 करके ये सभी अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर, और इन सभी अल्फाबेट लेटर से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अल्फाबेट लेटर को ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, जिस प्रकार से यहाँ पर इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर +2 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं, उसी प्रकार से इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +2 करके इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अल्फाबेट लेटर को ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए सबसे पहले तो हम 11 से पता करेंगे कि आगे क्या आएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले हम 11 के अंदर क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 11 और 2 हो जाएगा 13। 13 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है M, तो यहाँ पर हम भर देंगे M। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि 15 से आगे क्या आएगा, तो मेरे भाई 15 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, तो 15 और 2 हो जाएगा 17। 17 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो आप सभी को पता है कि 17 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है क्यों, तो M के बाद में भर देंगे क्यों। इसी प्रकार से हम 24 से पता करेंगे कि 24 से क्या आएगा, तो मेरे भाई देखिए सभी के अंदर +2 किया है, तो 24 के अंदर भी +2 कर देंगे, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 26 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है Z। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा MQZ। अब हमें देखना है कि MQZ ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए MQZ ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन C के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि CAT को XZG और DOG को WLT के रूप में अंकित किया जाता है तो BAT को किस रूप में अंकित किया जाएगा। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर CAT को यहाँ पर XZG कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि DOG को यहाँ पर WLT कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि BAT को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर CAT इसको यहाँ पर XZG कैसे लिखा गया है, तो देखिए C का विपरीत होता है X, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए A का विपरीत होता है Z, फिर देखिए यहाँ पर T का विपरीत होता है G, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए D का विपरीत होता है W, O का विपरीत होता है L और G का विपरीत होता है T। यानी कि यहाँ पर सभी एक दूसरे के क्या लिखे गए हैं, विपरीत लिखे गए हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि BAT के विपरीत अल्फाबेट लेटर क्या होते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए B का विपरीत होता है क्या, Y, इसी प्रकार से देखिए A का विपरीत होता है क्या, Z, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए T का विपरीत होता है क्या, G। यानी कि BAT इसके विपरीत लिखे जाएंगे YZG। अब 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें तो यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मेरे भाई देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व करेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर हमारे सामने क्या थे, सभी के
सभी थे विपरीत। लेकिन हम कैसे पता करें कि एक दूसरे के विपरीत हैं? तो मेरे भाई समझिए, देखिए जो अल्फाबेट लेटर एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनके जो स्थायी मान का योग होता है वो कितना होता है? 27 होता है। जैसे मैंने यहां पर आपको बोला क्या कि यहां पर देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि सी का विपरीत होता है एक्स। तो देखिए यहां पर इनका टोटल योग कितना होगा स्थायी मान का? 27। कैसे? देखिए मेरे भाई, सी का नंबर होता है 3 और जो एक्स होता है इसका नंबर होता है कितना? 24 है। तो यहां पर इन दोनों को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो 3 और 24 मिलकर बन जाएगा 27। इसी प्रकार से आप किसी भी अल्फाबेट लेटर को देख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर बोला क्या कि डी का विपरीत है क्या? डब्लू। तो मेरे भाई यहां पर देखिए डी का विपरीत डब्लू कैसे होगा? तो देखिए डी आता है 4 नंबर पर और डब्लू आता है कितने नंबर पर? 23 नंबर पर है। यदि हम इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो इनका टोटल योग भी कितना आएगा? 27 आएगा। इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर एक बार और समझ लीजिए। देखिए मैंने बोला कि बी का विपरीत है वाई, तो बी का विपरीत वाई कैसे है? तो देखिए बी आता है 2 नंबर पर है और वाई आता है कितने नंबर पर? 25 नंबर पर है। यदि हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 25 मिलकर बन जाएगा 27। यानी कि जिन दो अल्फाबेट लेटर की संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाए? 27 हो जाए। समझना वो एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। अब इसी प्रकार से बी ए टी इसका विपरीत हो जाएगा वाई जेड जी। अब हमें देखना है कि वाई जेड जी ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए वाई जेड जी ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, ग्रीन हाउस में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन गैस और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ग्रीन हाउस में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है सिक्किम में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है? तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर का दिमाग, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की आंख, ऑप्शन सी है कंप्यूटर का दिल और ऑप्शन डी है
कंप्यूटर की हड्डी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सीपीयू को आमतौर पर कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो मेरे भाई याद रखना सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से क्वांटम भौतिकी के जनक कौन थे। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी मैक्स प्लांक, ऑप्शन सी नील्स बोर और ऑप्शन डी है आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि क्वांटम भौतिकी के जनक थे कौन है, मैक्स प्लांक। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है। ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह को, ऑप्शन बी यूरेनस को, ऑप्शन सी मंगल ग्रह को और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि यूरेनस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए टिहरी बांध, ऑप्शन बी है सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन सी है हीराकुंड बांध और ऑप्शन डी है भाखड़ा नांगल बांध। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहला युद्ध कब हुआ था जिसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाता है। ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी है 1857 में, ऑप्शन सी है 1942 में और ऑप्शन डी है 1919 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पहला युद्ध हुआ था कब, 1857 में, जिसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी के साथ में यहीं से एक प्रश्न और बनता है और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन
कब शुरू हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1942 में। ठीक है, इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि रोलैक्ट एक्ट कानून कब पारित हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना, रोलैक्ट एक्ट कानून पारित हुआ था वर्ष 1919 में। ठीक है, और 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न आप सभी के सामने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में चंपारण में किया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई एक काम कीजिए, जल्दी से आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? ऑप्शन ए मौर्य काल की, ऑप्शन बी गुप्त काल की, ऑप्शन सी है चालुक्य काल की और ऑप्शन डी है पल्लव काल की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। तो यहाँ पर देखिए 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो याद रखना अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आपके जितने भी दोस्त ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।